हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई आज हम लोग माइंड मैप सीरीज में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का पूरा माइंड मैप होगा, कंसेप्चुअल वे में चीजें आपको समझाई जाएगी और आपको ये लेक्चर देख के मजा आ जाएगा। तो करते हैं भाई स्टार्ट हम लोग वेव ऑप्टिक्स को। तो अगर मैं बात करूं बेटा वेव ऑप्टिक्स की, वेव ऑप्टिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग लाइट को वेव मान के पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं बेटा, हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि लाइट एक वेव है। उन्होंने क्या कहा बेटा, लाइट एक वेव है। लाइट कैसी वेव है? लाइट एक मैकेनिकल वेव है। लाइट कैसी वेव है? लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। सर मैकेनिकल वेव मतलब वही वेव ना जिसे मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। मैंने कहा वही वेव दैट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो इन्होंने कहा लाइट एक ईथर मीडियम में आती है, एक उन्होंने इमेजिनरी मीडियम माना, ईथर मीडियम, उसके थ्रू लाइट ट्रैवल करती है। ये उन्होंने कुछ बातें कही। क्या बातें कही? लाइट एक मैकेनिकल वेव होती है, लाइट एक मैकेनिकल वेव होती है, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, इट ट्रैवल्स इन ईथर मीडियम, उस मीडियम को उन्होंने ईथर मीडियम बोला। फिर यहां पर बेटा आप ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने को कॉन्सेप्ट किसका दिया? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वेव फ्रंट का। उन्होंने कॉन्सेप्ट किसका दिया? वेव फ्रंट का। सर वेव फ्रंट क्या होता है? सपोज ये लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स चारों तरफ लाइट एमिट करेगी, चारों तरफ लाइट एमिट करेगी। अगर हमने यहां पर कुछ पॉइंट्स माने और इन पॉइंट्स को जोड़ा, यहां पर हमने ये एक लाइन मानी और यहां पर जितने भी पॉइंट्स थे उन्हें हमने जोड़ा, तो इस ओवरऑल पूरे लाइन पे सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे। इसे हाइजन साहब ने वेव फ्रंट कहा। वो इस सेम कर्व पे है पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स ऑन दिस कर्व ये सेम फेस के साथ ऑसिलेट करेंगे, मतलब एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, एक साथ ऐसा ऐसा मोशन दिखा रहे हैं। इस कर्व को उन्होंने क्या कहा? ये एक वेव फ्रंट है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है सर। दूसरी बात उन्होंने ये क्या कही बेटा, जो ये पॉइंट्स है, इस पे जो भी ये पॉइंट्स है इस वेव फ्रंट पे, जो भी इस वेव फ्रंट पे पॉइंट्स है वो अपने आप को एक सेकेंडरी सोर्स मानते हैं। मतलब ये तो प्राइमरी सोर्स था, और जो इस वेव फ्रंट पे पॉइंट है उसको ये पॉइंट अपने आप को सेकेंडरी सोर्स मानते हैं। मतलब इनसे ऐसे डायरेक्शन में चारों तरफ लाइट निकलती रहेगी, इससे चारों तरफ लाइट निकलती रहेगी, इससे चारों तरफ लाइट निकलती रहेगी। वो अपने आप को सेकेंडरी सोर्स मानेंगे। वो अपने आप को क्या मानेंगे बेटा? वो अपने आप को सेकेंडरी सोर्स मानेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वेव फ्रंट का और सेकेंडरी सोर्स का, कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स। समझ आया? और ये कुछ इंपॉर्टेंट उनके ये दो पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने हैं। ये दो पॉइंट्स, दैट इज रे ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। उन्होंने क्या कहा? जो रे है, जो लाइट की रे है, वो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ट्रैवल करती है। द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये आपको चीजें याद रखनी है एज इट इज। और जो स्पीड ऑफ वेव फ्रंट होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। द स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। यस,
तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। उनसे ये पूछा गया कि क्या वेव फ्रंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा, वेव फ्रंट का एम्पलीट्यूड या वेव फ्रंट की इंटेंसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी तो लाइट के सोर्स होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी तो लाइट जाएगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं हमने इंटेंसिटी मानी, क्यों आप सिर्फ आगे प्रोपोगेशन बता रहे हो? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो रहा है, तो इनको लोगों ने पूछा कि बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्यों आपने नहीं बताया, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन आप बता रहे हो, आपने सिर्फ बोला कि वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोपोगेशन है वो जीरो है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन जीरो है, वहां पर इंटेंसिटी नहीं है, वहां पर एम्पलीट्यूड ही नहीं है वेव का, वहां पर जीरो है। उन्होंने ऐसे कहा, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन होगा, ऐसे उन्होंने कहा। यस, तो ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। हाइजन प्रिंसिपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको उसके पॉइंटर्स बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, आपको उसके पॉइंटर्स बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। ये पेज समझ में आया? हाइजन सर ने क्या बात की, वेव थियरी, मैकेनिकल वेव है, मीडियम चाहिए इसको, वेव फ्रंट क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स उन्होंने इसको बोला, रे कैसे ट्रैवल करेगी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, और इन्होंने बोला कि वेव फ्रंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, आगे बढ़ू? यस सर। यहां पर आपको मिलता है एक एस स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स एक सर्कुलर वेव फ्रंट बनाता है। अगर पॉइंट सोर्स होगा तो वो सर्कुलर वेव फ्रंट ऐसे बनाएगा। ठीक है सर। अगर लीनियर सोर्स होगा तो वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। ठीक है सर। और अगर लाइट इंफिनिटी से आ रही होगी तो वो प्लेनर वेव फ्रंट होगा, और अगर लाइट इंफिनिटी के तरफ जा रही भी होगी तो भी एक प्लेनर वेव फ्रंट होगा। जी सर। तो ये तीन बेटा चीजें आपको याद रखने हैं कि पॉइंट सोर्स के कारण सर्कुलर वेव फ्रंट बनता है, लीनियर सोर्स के कारण सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, लाइट फ्रॉम इंफिनिटी और लाइट गोइंग टू इंफिनिटी से प्लेनर वेव फ्रंट बनता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। इसका एनालॉजी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पर पोटेंशियल सेम होता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग पढ़ते हैं जहां पर पोटेंशियल सेम होता है उसे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो पॉइंट सोर्स के कारण एक सर्कुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है, लीनियर सोर्स के कारण सिलेंड्रिकल बनती है। तो ये एनालॉगसली आप लोग याद रख सकते हो विद द एनालॉजी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एस स्टार पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। यस सर। यहां पर मैंने डायग्राम्स के थ्रू बताया, ये एक लीनियर सोर्स है, तो इसके अराउंड ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हुए हमें नजर में आएंगे। और ये जो पॉइंट्स है, वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट्स है, वो अपने आप को सेकेंडरी सोर्स मानेंगे और वो भी ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को जन्म देंगे। समझ में आया? यस सर। और ये दो मैंने एग्जाम्पल्स आपको कराए, इतना आपको बेसिक नॉलेज होगा इसका कि ये क्या है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पर फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पर इंफिनिटी के तरफ रेज जाएगी। यस सर। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से कैसे वेव फ्रंट जाएगा सर, पॉइंट ऑब्जेक्ट से सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा, और इंफिनिटी पे जा रहा है तो यहाँ पर प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे आपको डायग्राम्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में गिवन है। और अगर मैंने दूसरी केस मानी कि अगर इंफिनिटी से लाइट आ रही है, पैरेलल रेज आ रहे हैं, तो आपको मालूम है पैरेलल रेज कन्वर्ज टू द फोकस, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लेनर वेव फ्रंट आ रहा है, ये कैसा वेव फ्रंट है, प्लेनर है, और प्लेनर वेव फ्रंट क्या हो रहा है बेटा, सर्कुलर वेव फ्रंट में जा रहा है। तो ये आपको दो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं, ये एक वाला ए और एक ये बी।
ये दो एग्जाम्पल ऐसे टाइप के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये बस आपको एस स्टार पॉइंट याद रखना है। पॉइंट सोर्स सर्कुलर, लीनियर सोर्स सिलेंड्रिकल, लाइट अगर बहुत दूर से आ रही है तो प्लेनर वेव फ्रंट। यस यस, समझ में आया? समझ में आया बेटा ये पेज? क्लियरली समझ में आया बेटा ये पेज? समझ में आया? क्लियर है? यस, आगे बढ़ू? यस सर, बढ़िए। यहां पे बेटा हम लोग डेरिवेशन की तरफ आ चुके हैं। इससे डेरिवेशन में लिख के दे रहा हूं कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पक्का बोर्ड्स में सवाल आएगा, पक्का बोर्ड्स में सवाल आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पक्का बोर्ड से सवाल आएगा। हाइजन थ्योरी पे सवाल पूछेगा, नहीं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हाइजन प्रिंसिपल से प्रूफ करो, नहीं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हाइजन प्रिंसिपल से प्रूफ करो। ये बोर्ड्स पे सवाल आने के फुल टू चांसेस है। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर मैंने क्या लिया है, ये मैंने म्यू1 माना है। म्यू1 को मैंने कैसे माना है? रेयरर माना है। म्यू1 को मैंने कैसे माना है? रेयरर माना है। और वहां पर कुछ v1 स्पीड होगी, हाँ सर। और म्यू2 को मैंने कैसे माना है? म्यू2 को मैंने डेंसर माना है, वहां पर कुछ v2 स्पीड होगी, हाँ सर, v2 स्पीड होगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अभी मैंने बोला यहां से यहां पर एक लाइट इंसिडेंट कर रही है और यहां पर कुछ बगल में लाइट इंसिडेंट कर रही है, हाँ सर, यस। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कैसे ये होता है। लाइट यहां पर इंसिडेंट की, लाइट यहां पर इंसिडेंट की, तो यहां पर ये लाइट तो इस सरफेस से यहां पर मिली, लेकिन ये लाइट अभी तक यहां पर ही थी और एक्स्ट्रा उसने ये डिस्टेंस कुछ कवर किया, एक्स्ट्रा उसने ये डिस्टेंस कुछ कवर किया। कितना डिस्टेंस होगा सर एक्स्ट्रा? वो अगर मैंने माना टी टाइम में उसकी स्पीड कितनी थी, यहां पर मीडियम में कितनी स्पीड थी सर? आपने कहा था v1 स्पीड थी, तो डिस्टेंस क्या होगा सर? डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, तो इसको मैं बोल सकता हूं v1t, हाँ सर, v1t मैं इसको बोल सकता हूं, हाँ सर, v1t डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। तो ये क्या होगा बेटा, यहां पर देखिए, ये इस मीडियम में, ये वाला मीडियम कैसा है सर? ये वाला मीडियम रेयरर है, तो यहां पर ये वेव फ्रंट कुछ ऐसे प्रोपोगेट करेगी। सपोज यहां पर मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6 वेव फ्रंट्स बने, तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर देखो क्या होगा, ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम डेंसर है, तो यहां पर स्पीड स्लो हो जाएगी। रेयरर मीडियम में स्पीड जरा फास्ट होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड जरा स्लो होगी। तो यहां पर कैसे होगा, ये ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एकदम छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। और अगर हम लोग इसके टेंजेंट से इसके टेंजेंट को मिलाएंगे तो यहां पर ही कुछ लाइन आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ, ये स्लो हो गई लाइट, तो इसके वेव फ्रंट ऐसे कम डिस्टेंस पे बने, और अगर मैंने ऐसे टेंजेंट खींचा तो यहां पर इस पॉइंट पे वो मीट किया, इस पॉइंट पे मीट करेगा। और अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की, ऐसे लाइन ड्रॉ की, तो आपको ये लाइन देखने, ये वाली लाइन देखने को मिल रही है, ग्रीन कलर से मैंने ये लाइन बनाई है, ये आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे लाइट कुछ जाएगी। अरे सर, हाइजन साहब ने तो प्रूफ कर दिया। जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं कि रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, हाँ सर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। और हाइजन साहब ने भी वो प्रूफ कर दिया, यस सर, उन्होंने वेव फ्रंट से प्रूफ कर दिया। हाँ, तो अभी बेटा इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इतनी डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी सर? यहां पर स्पीड ऑफ लाइट v2 है, तो ये v2 इंटू टी होगी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हाँ सर। यहां पर इसको पूरा मैं मिटा देता हूं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए बात की है उसको हम लोग मिटा देते हैं, ताकि डायग्राम पे आपको विजुअलाइजेशन है। ठीक है, ठीक, तो यहां पर ऐसी लाइट आई, तो ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो
तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी ज्योमेट्री से एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अगर मैं लिखता हूं साइन आई, साइन आई क्या होगा, इसको मैंने इस डिस्टेंस को x माना है, तो ये क्या होगा v1t अपॉन x, ये होगा। और ये क्या होगा साइन r, यहां पर ये r था तो ये भी r होगा। यहां से देखिए v2t अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस सर v2t अपॉन x। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, इन दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड। इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया तो क्या आएगा, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू v1 बटा v2। क्यों सर, ये x से ये x कट गया, ये t से ये t कट गया, यस सर। तो ये हमारा आया। और आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा। हाँ सर, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू का हमें कॉन्सेप्ट मालूम है। तो यहां पर क्या होगा, v1 बाय v2 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। हाँ सर, तो बेटा ये जो मैंने लिखा है वो क्या है सर, ये तो हम लोग रिफ्रैक्शन में जो लॉ पढ़ते थे, 10th 9th में रिफ्रैक्शन का जो लॉ पढ़ते थे, यही हमने प्रूव कर दिया। यस सर, ये तो स्नेल्स लॉ है, मतलब हाइजन सर ने अपने वेवफ्रंट के कॉन्सेप्ट से स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया। प्रूफ समझ में आया, बेसिक से भी मैंने बताया और ज्योमेट्रिकली भी मैंने फील दिया। तो आपको कंसेप्चुअली फील आई, ज्योमेट्रिकली फील आई। यस, ये डेरिवेशन समझा तो कमेंट में दिल बना देना सर ये डेरिवेशन समझ में आया, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, समझ में आएगी। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने हाइजेंस प्रिंसिपल से पूरा प्रूफ कर दिया है, ठीक है सर। आगे बढ़ते आगे हम लोग बेटा बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां पर आपको एक कंसेप्ट ट्रिक दूं। यहां पर जैसे हमने ये किया था कि यहां पर स्लो कुछ लाइट ट्रैवल करेगी तो यहां पर डिस्टेंस v2t होगा, वैसे अगर मैं रिफ्लेक्शन करूंगा तो ये रे ऊपर बन जाएगी, फील कर, ये रे ऊपर बन जाएगी, ऐसे ऊपर बन जाएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये ऊपर बन जाएगा। और अभी इसकी स्पीड कितनी होगी सर, जो इस मीडियम में स्पीड होगी वही तो इस मीडियम में स्पीड होगी ना, तो ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा। भाई रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि यहां पर स्पीड स्लो हो गई थी, इसलिए ऐसे हमारा थोड़ा मुड़ा हुआ आया और इसकी डिस्टेंस v2t आई। हाँ सर, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन होता तो यहां पर तो लाइट आती नहीं, सीधा ऊपर चली जाती और वहां पर स्पीड सेम ही होती, तो यहां पर भी डिस्टेंस कितना आता, v1t। और अभी हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। यहां पर v माना, कॉमन स्पीड मानी मैंने v, तो यहां पर नॉर्मल अपना क्या था, vt। यस, पहले जैसी थी। यहां पर जो इधर आ रही थी, रिफ्रैक्शन हो रहा था, उसको बस मैंने पलट दिया और उसकी स्पीड कितनी थी, सर सेम मीडियम है तो सेम ही स्पीड होनी चाहिए और सेम ही डिस्टेंस वो लेगा। हाँ, तो अभी तू लिख, यहां पर मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये, तो यहां से अभी इक्वेशंस लिख, ये एक ट्रायंगल मान, पहला ट्रायंगल में हाईलाइट कर देता हूं येलो से, ये पहला ट्रायंगल माना, इससे इक्वेशन लिख साइन आए, सर साइन आएगा vt अपॉन x, इसको मैंने क्या माना है सर, पीछे आपने जैसे x माना था वैसे, यस x मान। तो यहां पर क्या इक्वेशन आ रही है सर, कैसी इक्वेशन आ रही है बेटा, vt अपॉन x आ रहा है। अभी मैंने बोला ये वाला ट्रायंगल मान, कौन सा सर, मैंने बोला ये वाला ट्रायंगल मान, बड़ा वाला दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल मान, तो क्या होगा, ये और ये डिस्टेंस तो सेम ही है, यस सर। तो यहां पर क्या होगा, साइन आर लिख, आर किधर है सर, आर किधर है, इधर है आर, यहां से लिख, तो ये क्या होगा सर, साइन आर क्या होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यहां पर 90 डिग्री बना ना बेटा, ये क्या होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है सर, ऑपोजिट हमारे पास है
VT 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 अपॉन एक्स, दोनों का रेशियो ले, दोनों का रेशियो ले। सर दोनों का रेशियो तो 1 आ रहा है, मतलब साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एनालॉजिकली मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पे जो हमने इधर किया उसका ही यहां पर पलट के हो जाएगा। हाँ सर वैसे आप कह सकते हो। तो आपको ये प्रूफ ऐसे समझ में आएगा कि हाइसन साहब ने सर यहां पर साइन आई और आर सीधा इक्वल क्यों होगा, ये बेटा बहुत स्मॉल एंगल से, बहुत स्मॉल एंगल से, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि जो हम लोग साइन आई लिख रहे हैं ना वो अप्रोक्सीमेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, और जो साइन आर हम लोग लिख रहे हैं ना वो अप्रोक्सीमेटली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। क्योंकि ये एंगल्स काफी छोटे हैं। और आपने अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा कि साइन थीटा अगर एंगल अप्रोक्सीमेशन होती है तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसे थीटा मान लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन होगा क्योंकि एंगल काफी छोटा है, दिखाते वक्त हम लोग बड़ा दिखा रहे हैं ताकि आपको फील हो सके। तो यहां पर उन्होंने ये भी प्रूफ कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देयरफॉर हाइजन सर ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी पूरा फील के साथ पूरा प्रूफ भी कर दिया। मतलब आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, रिफ्रैक्शन का प्रूफ पूछ सकता है, नहीं तो रिफ्लेक्शन का प्रूफ पूछ सकता है। दोनों में से कोई एक प्रूफ पूछ सकता है। हाँ सर दोनों में से एक प्रूफ पूछने के बिल्कुल चांसेस हैं। पीवाईक्यूज में भी पूछे तो आपको अच्छे से देखना है, एनसीईआरटी से भी देखना है क्योंकि लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। हाँ सर लैंग्वेज भी देख लेंगे एनसीईआरटी से। ओके आगे बढ़ूं? यस सर आगे बढ़िए। आगे बेटा कुछ एनसीईआरटी के मैंने पॉइंटर्स लिए हैं, एनसीईआरटी के मैंने पॉइंटर्स लिए हैं क्योंकि मुझे लगा कि आपको ये डिस्कस करना चाहिए एनसीईआरटी के पॉइंटर्स। क्लियर है? एनसीईआरटी के पॉइंटर्स बेटा मैंने लिए हैं यहां पर। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के साथ आंसर भी है ताकि एनसीईआरटी आप देख सके। When monochromatic light is incident on a surface separating two media, the reflected and refracted light both have same frequency. हाँ ये तो सर हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने दिया है और आपको उससे अच्छी बात पता चलेगी। Reflection and refraction arises through interaction of incident light with atomic constituent of matter. Atoms may be viewed as oscillators. उन्होंने क्या बोला, एटम्स को आप ऑसिलेटर मान लो, जैसे हाइजन साहब ने माना था एटम ऑसिलेट कर रहा था। हाँ सर हाइजन साहब ने माना था। Which take up the frequency of the external agency. एक्सटर्नल एजेंसी की वो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं जो उसे ऑसिलेशन की कॉज कर रहे हैं। जैसे सर लाइट में ऑसिलेशंस हो रहे हैं। हाँ तो ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट लिखिए, ये वाला जो मैं यहां से वॉलेट से मार्क कर रहा हूं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ चार्ज ऑसिलेटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ चार्ज ऑसिलेटर इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब जितनी उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी उस ऑसिलेटर की होगी या उस एटम की होगी, जो लाइट का एटम है जो ऑसिलेट कर रहा है उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट करेगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। थस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स चेंज नहीं होती, वो सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है क्योंकि the frequency of light emitted by a charged oscillator is equal to the frequency of oscillation। ये आपको याद रखना है। ये पहला सवाल इंटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी ने किया है, ये वाला इंटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। दूसरी बेटा इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन, सर ये दूसरा वाला क्वेश्चन आप पढ़िए। दूसरा वाला क्वेश्चन,
when light travels from rarer to a denser medium the speed decreases. हाँ सर, हमने अभी पढ़ा रिफ्रैक्शन में. हाँ, does the reduction in speed implies the reduction in energy? क्या उसकी एनर्जी रिड्यूस हो रही है? बेटा मैंने आपको ईएम वेव माइंड मैप में पढ़ाया है, ईएम वेव मैंने पढ़ा है, उसका रिलेट करो. नो, एनर्जी कैरीड बाय वेव डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. जो मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है. हाँ सर, वेव का आपने एम्पलीट्यूड बताया था, और ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसको स्पीड से कुछ फर्क नहीं है. लाइट को हम लोग ईएम वेव मान रहे हैं, आपने पढ़ा था. यहां पर हाइजन साहब ने तो मैकेनिकल वेव माना है, लेकिन वो मैकेनिकल वेव एक्चुअली ईएम वेव होती है. बस प्रूफ करने के लिए उन्होंने मैकेनिकल वेव माना था. यहां पर हम लोग ईएम वेव का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि एनर्जी कैरीड बाय अ वेव डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. उसके एम्पलीट्यूड पे वो एनर्जी डिपेंड कर रही है फुल्ली, इसलिए वो स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन की उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. इसलिए एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगी. ऐसा ये कहना चाह रहा है कि रेयर टू डेंसर मीडियम में एनर्जी ऑफ लाइट तो कंजर्व्ड ही रहेगी. हाँ सर, ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आया बी वाला? यस सर. ये देखिए, ये कौन सा सवाल है सर? सी वाला. देखिए एनसीईआरटी के सवाल है, ये जा सकते हैं एग्जैक्टली, इसलिए मैं डिस्कस करवा रहा हूं. इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के टॉपिक में, कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ये हम लोग वेव मोशन में मानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. आगे देखिए, व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटोन. आपने ये पढ़ा है बेटा, डुअल नेचर का मैंने माइंड मैप डाला है, डुअल नेचर का मैंने माइंड मैप डाला है. आपने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ा होगा. उसका आंसर सोचिए सर. उसका आंसर तो हमें मालूम है. देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या दिया है. आंसर मैच करो. फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग एंड यूनिट पर एरिया पर यूनिट टाइम. ये तुम्हें फॉर्मूला याद है बेटा? हमने पढ़ा था किसमें? किसमें? डुअल नेचर में. E अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन AT, नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. हम लोग इसको कैसे लिखते थे सर? हम लोग लिखते थे नंबर ऑफ फोटोन NH न्यू एनर्जी अपॉन AT. ये हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा डुअल नेचर के माइंड मैप में मैंने पढ़ाया है. डुअल नेचर देखा नहीं है तो देख सकते हो, पढ़ा है मैंने डुअल नेचर के माइंड मैप में ये. ठीक है, तो यहां पर ये हम लोग वेव के टर्म्स में बात करते हैं, वेव ऑप्टिक्स के टर्म्स में, वेव के टर्म्स में हम लोग ये बात करते हैं. लेकिन जब भी हम लोग फोटोन के पिक्चर पे बात करते हैं तभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं. समझ में आइए? तो ये डुअल नेचर और इसका मिक्सचर टाइप का एक सवाल एनसीईआरटी ने पूछा है, आपको ये मालूम होना चाहिए. क्लियर है? क्लियर है बेटा? 3 सवाल एनसीईआरटी से आप मार्क कर सकते हो, आने के चांसेस इसके होते हैं, मार्क कर सकते हो आप एनसीईआरटी से. चले आगे. यस सर, बढ़िए. ये बेटा टॉपिक है अपना इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंटरफेरेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाईडीएससी समझने के लिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर मैंने क्या माना, यहां पर एक सोर्स है और यहां पर एक सोर्स है, ये इंटेंसिटी इसकी I1 है और एम्पलीट्यूड इसका A1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, एम्पलीट्यूड इसका A2 है. अगर हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट P की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं देख सकता हूं कि ये वेव थोड़ी जल्दी पहुंचेगी क्योंकि इसका x1 बोल सकता हूं मैं, x1 इज लेस देन x2. यस सर. तो ये वेव थोड़ी जल्दी पहुंचेगी और ये वेव थोड़ी बाद में पहुंचेगी. तो वेव में पाथ का डिफरेंस आएगा, पाथ का डिफरेंस आएगा कि भाई ये वेव थोड़ी पीछे रह जाएगी और ये वेव तब तक इधर पहुंच जाएगी.
हाँ सर। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा सर, x2 माइनस x1 होगा। हाँ सर। और हम लोग एक फॉर्मूला बेटा 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, दैट इज फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आया है, पाथ डिफरेंस आया है तो फेज डिफरेंस भी होगा। फेज मतलब उनके बीच कुछ एंगल का डिफरेंस है क्या। तो हम लोग ये पढ़ते थे कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आता है। यस, तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। अभी दो चीजें वो पूछ सकता है कि यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, जो यहां से वेव प्रोड्यूस हुई इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्यों हुई, कैसे होगी, क्या होगी, क्या होगी, बताइए सर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मतलब क्या है, मतलब बेटा ये वेव ऐसी आ रही थी और ये वेव ऐसी आ रही थी, दोनों एक पॉइंट पे मिल गए, उसको ही तो हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या है, दो वेव्स का मिलना, वेव्स का मिलना इंटरफेरेंस है। तो यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आप लोग याद रखेंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे, स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे। कॉस फाई क्या है, यहां पर फाई है फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस। फाई क्या है, फेज में जो डिफरेंस आया, फेज डिफरेंस ये है। सर एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड का भी बेटा आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिए। न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं, इसलिए ये दोनों रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो ये भी आप याद रखिएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी सर आपने कैसे निकाली बेटा, cos y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर 1 होगी, तो हम लोगों ने निकाल दिया ऐसे। मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी सर, cos y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1, तो हमने ये निकाल दिया। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी आप याद रखोगे, रेशियो बेसिस के सवाल आते हैं। हाँ सर सवाल आते हैं। अभी मैं कह रहा हूं कि ए मैक्स आप निकालिए। ए मैक्स क्या होता है सर, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कभी होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 पे होगी, तो हमें मिला ए मैक्स सिंपल a1 प्लस a2 है। एम्पलीट्यूड क्या है सर, स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल a1 प्लस a2, और यहां पर क्या है a1 माइनस a2, इसका मैग्नीट्यूड होता है। जनरली हम लोग ज्यादा पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव की हम लोग ज्यादा बात करते हैं, नेगेटिव टर्म हम लोग नहीं लेते। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है जो मैंने पीछे आपको बताई थी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये हमें यहां से पता चल रहा है, यहां से हमें एनालॉगसली ये पता चल रहा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये भी आप बात ऐड करोगे और ये भी बात आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे कि इंटेंसिटी क्या थी सर, इंटेंसिटी है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये भी बात बेटा आप लोग याद रखेंगे, याद रखेंगे आप लोग ये बात, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये एक आपको पता होना चाहिए, दिख रहा है, ये एक आपको पता होना चाहिए, दिख रहा है, ये एक आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये वाला आपको पता होना चाहिए, इंटेंसिटी वाला पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एम्पलीट्यूड वाला पता होना चाहिए। ये एक दो तीन फॉर्मूलेज ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहां पर आई मैक्सिमम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई मिनिमम का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि रेशियो बेस्ड सवाल बनते हैं। यस सर। यहां पर ए मैक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए मिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस सर। इतने जो मैंने बोर्ड पे फॉर्मूलेस बताए हैं या जो रिलेशंस बताए हैं उनको आप कृपया याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको मदद होगा। यस, यहां तक समझ में आया। तो ये बेटा अपना पार्ट 1 था जहां पर हमने इंटरफेरेंस और हाइजेंस प्रिंसिपल को कंप्लीट किया। यस, अभी हम लोग कंसेप्चुअल टॉपिक पे बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज YDSC। YDSC बेटा मैंने बहुत अच्छे से मेहनत से आपके लिए ये बनाया है माइंड मैप टाइप,
YDSC पे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। विजिबल है आपको बेटा? क्लियरली विजिबल है? यस सर। तो बेटा हम लोग बात करने वाले हैं अभी YDSC के बारे में। YDSC क्या है सर? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इट इज द ये प्रूव है कि लाइट का वेव नेचर है और लाइट इंटरफेयर करती है। हाइजन साहब क्या कहना चाह रहे थे? लाइट का वेव नेचर है, लाइट के वेव के प्रॉपर्टीज होंगे, इंटरफेरेंस कर सकता है वो। उसका फिजिकल प्रूफ किसने दिया? यंग्स साहब ने दिया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। इसको आप अच्छे से समझिए, इससे सवाल 100% आने के चांसेस होते हैं। यस सर। यहां पर बेटा ध्यान से देखना, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, इसके बीच में हम लोगों ने ये स्लिट यानी कट, स्लाइट कट को हम लोग स्लिट कहते हैं। तो यहां पर ये कट किया, ये कट किया। यहां पर हम लोगों ने कॉमन क्या किया था? हम लोगों ने यहां पर कॉमन एक बल्ब जला दिया था बीच में। कॉमन एक हमने क्या कर दिया था? बल्ब जला दिया था। तो ये बल्ब कुछ यहां से लाइट फेंकेगा, यहां से लाइट फेंकेगा, क्योंकि लाइट सारे दिशा में जाएगी। यस सर। तो S1 से लाइट कुछ ऐसी गई, सपोज इस P पॉइंट पे अपने को निकालने का है। P पॉइंट की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? यहां से एक वेव ऐसी गई, वेव नेचर समझा रहे थे वो, इसलिए उन्होंने माना यहां से ऐसी एक वेव गई जिसने कितना डिस्टेंस कवर किया? x1। और S2 से एक वेव गई टिंग 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 P पॉइंट पे, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? x2। सर यहां पर आपको नजर आ रहा है कि S1 पास है और S2 दूर है, तो यहां पर डेफिनेटली फेज डिफरेंस आएगा। फेज डिफरेंस कैसे आ गया सर? अरे मैंने कहा था जब भी पाथ डिफरेंस आता है तभी फेज डिफरेंस भी आएगा। यस सर, आपने कहा था। तो यहां पर पाथ डिफरेंस आएगा, दैट इज डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस को हमने क्या बोला है? डेल्टा एक्स। यस सर। अभी बेटा आप चीजें जरा समझिए। क्या समझिए सर हम लोग? ये डिस्टेंस d है। d मतलब क्या है? यहां पर हमने बड़ी सी स्क्रीन लगाई है और यहां पर हमने सेटअप रखा है। तो इसके बीच में का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल D। और इन दो स्लिट के बीच में का डिस्टेंस कितना है सर? स्मॉल d। यस। और हम लोगों ने यहां पर एक सेंट्रल लाइन खींची है और हमने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया है कि यहां पर एक सेंट्रल ब्राइट बनता है। यहां पर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बन रहा है। हाँ सर, ये एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया। और उसके कुछ वाई डिस्टेंस ऊपर हमें P पॉइंट पे सारे चीजें निकालनी है। यस। तो यहां से आप tan थीटा लिख सकते हो। क्या लिखे सर हम लोग? tan थीटा। इससे देखो tan थीटा आप लोग क्या लिख सकते हो? P अपॉन D, ऐसे P अपॉन D। यस। tan थीटा आप क्या लिख सकते हो? P की ये दूरी अपॉन D, मतलब क्या होगा सर? y अपॉन D लिख सकता हूं tan थीटा को, y अपॉन D लिख सकता हूं tan थीटा को। हाँ सर, आप लिख सकते हो। यहां पर डेल्टा एक्स क्या आएगा? अगर बेटा ये थीटा है तो ये भी ज्योमेट्रिकली थीटा होगा। ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी थीटा होगा। और अगर ये डिस्टेंस d है तो आप क्या कह सकते हो? साइन थीटा लिख बेटा। साइन थीटा क्या होता है सर? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है सर? डी साइन थीटा है। मैंने कहा हाँ, डी साइन थीटा है। और आपको ये बात याद रखनी है कि स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू टैन थीटा। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू टैन थीटा। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? d tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या थी? y बाई डी। तो आप इसको सीधा ये लिख सकते हो। और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया, ये वाला। इससे आप डेल्टा एक्स किसी भी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, दैट इज dy अपॉन कैपिटल D। किसी भी पॉइंट पे आप सीधा पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। समझ में आया? सर पाथ डिफरेंस आ रहा है तो फेज डिफरेंस भी आ रहा होगा। फेज डिफरेंस का ये फॉर्मूला मैंने
पीछे बताया है, हाँ सर आपने पीछे बताया, ठीक है। यहां पर आप दो इंटरफेरेंस समझिए कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है या 0 कभी होगी सर, 0 जब भी एग्जैक्टली सेंटर पे होगा तभी 0 होगी, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम होगी सेंट्रल पॉइंट से। यस सर, मतलब सेंटर जो ब्राइट बन रहा है वो 0 पे बन रहा होगा जब भी पाथ डिफरेंस 0 है। हाँ सर, या फिर हो सकती है लैम्डा, या फिर हो सकती है 2 लैम्डा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन, ऐसे हो सकती है। तो उसके केस में ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर, अगर 0 पुट किया तो 0 आ रही है, मतलब सेंट्रल की कंडीशन है। 2 अगर लैम्डा पुट किया तो कितना आ रहा है 2 पाई, 2 लैम्डा पुट किया 4 पाई, 3 लैम्डा पुट किया 6 पाई, ऐसे मल्टीपल्स में आ रही है। हाँ सर, ऐसे मल्टीपल्स में आ रही है। किसके मल्टीपल्स में आ रही है सर, 2n पाई, 2n पाई के मल्टीपल्स में आ रही है। यस सर, और अगर तुम देखोगे बेटा पीछे, अगर तुम देखोगे बेटा पीछे, यहां पर cos phi होता है, इंटेंसिटी देखना, यहां पर cos phi होता है, तो cos phi अगर मैंने 2 पाई पुट किया है तो 2 पाई क्या है सर 360, मतलब यहां पर उसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 पाई, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी। 4 पाई मैक्सिमम सेम वैल्यू होगी, 6 पाई सेम वैल्यू होगी, 8 पाई सेम वैल्यू होगी। cos phi की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1, अगर 1 आती है तो मैंने कहा था इंटेंसिटी मैक्सिमम के चांसेस है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना सर, यहां पर तो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। समझ में आया, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है इसलिए ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। मतलब ये कैसा इंटरफेरेंस है, ये CI है, CI माने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। अगर ये फेज डिफरेंस रहा और ऐसा पाथ डिफरेंस रहा तो ब्राइट फ्रिंज बनती है, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। अगर मैंने कहा कि लैम्डा बाय 2 है, 3 लैम्डा बाय 2 है, 5 लैम्डा बाय 2 है, 7 लैम्डा बाय 2 है, 9 लैम्डा बाय 2 है, 11 लैम्डा बाय 2 है, तो यहां पर पुट करके फेज डिफरेंस क्या आएगा सर, कुछ इस पैटर्न में आएगा, 2n प्लस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा। यहां पर आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, सर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये ऐसे पाई बाय 2, तो 0 पुट करोगे पाई बाय 2, अगर आप 1 पुट करोगे n की वैल्यू 3 पाई बाय 2, अगर आप 2 पुट करोगे 5 पाई बाय 2, अगर आप 3 पुट करोगे 7 पाई बाय 2, अगर आप 4 पुट करोगे क्या आएगा 9 पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल्स में ही आ रहा है। और अगर आप पहले का वेरीफाई करके देखिए, पाई बाय 2 पे अगर मैंने बोला पाई बाय 2, सर पाई बाय 2 पे तो cos phi की वैल्यू 0 होती है, cos 90 0, तो यहां पर इंटेंसिटी रिजल्टेंट 0 आ रही है और वही सारे केसेस में आएगी, सारे और के केसेस में आएगी। हाँ सर, तो यहां पर तो इंटेंसिटी सर मिनिमम हो रही है, यानी यहां पर तो 0 इंटेंसिटी है, यहां पर कुछ लाइट देखने को ही नहीं मिल रही है, इसलिए यहां पर आ रहा है डार्क फ्रिंज, आ रहा है। समझ में आया डार्क फ्रिंज। तो ये कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है सर, ये DI हो रहा है, DI का मतलब क्या है सर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लाइट मिल रही है लेकिन इंटेंसिटी 0 निकल रही है, तो ये कैसा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट मिल रही है लेकिन इंटेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम, तो यहां पर क्या बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज। यस, समझ में आया। यस, उसके बाद आपको ये फॉर्मूलेस ध्यान में रखने हैं कि y-nth ब्राइट फ्रिंज और y-nth डार्क फ्रिंज, ये दो फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं। nth ब्राइट फ्रिंज कितने दूरी पर बनेगी, nth ब्राइट फ्रिंज कितने दूरी पर बनेगी सर, n लैम्डा d बाई डी। लैम्डा क्या है सर, जो हम लोग वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं वो, तो ये क्या आएगा n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d।
और अगर मैं डार्क की बात करूंगा तो yn डार्क कितना होगा nth डार्क के लिए सर, और इंटीग्रल में 2n+1/2 लैम्डा d बाई डी। यहां पर दोनों केसेस में आप n की वैल्यू कैसे पुट करोगे सर? n की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर मैं 0 पुट करता हूं सेंट्रल ब्राइट पे आ जाऊंगा, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे फर्स्ट ब्राइट मिलेगी, यहां पे मुझे फर्स्ट ब्राइट मिलेगी। 1 पुट करने के बाद मुझे फर्स्ट ब्राइट मिली। अगर मैंने यहां पर 1 की वैल्यू पुट की तो क्या आएगा सर? यहां पर 1 की वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 3 लैम्डा डी बाय 2d, क्योंकि यहां पर 2 का टर्म आएगा, तो यहां पर क्या आएगा? फर्स्ट डार्क फ्रिंज आएगा। तो अगर आपको पूछा कि 7th डार्क फ्रिंज कभी आएगा तो आप वैल्यू क्या पुट करोगे? 7 यस, तो आपका 7 आएगा। 7 पुट करने के बाद कितना आएगा सर? 15 लैम्डा डी अपॉन 2d, 2 का टर्म नीचे। यस सर, ये दो फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं, इस पे सवाल आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। सर ये बीटा क्या है जो आपने नीचे लिखा है? बीटा क्या है सर? ये बीटा क्या है? हमें समझ में नहीं आ रहा, ये बीटा क्या है? ये बीटा क्या है जो आपने लिखा है? बेटा ये बीटा कुछ नहीं है, ये फ्रिंज वृत्त है। फ्रिंज वृत्त है मतलब फ्रिंज की साइज कितनी है? फ्रिंज की साइज कितनी है? यहां पर आप पैटर्न अगर नोटिस करोगे तो सेंट्रल बाइट, अगर मैं हाइलाइटर से बनाऊंगा तो सेंट्रल बाइट यहां पर आया, तो उसके बाद क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे आपको इंटेंसिटीज के लाइट मिलते हैं, टिंग 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 टिंग। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ तो आपको फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा? फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट मिलेगा। सर सेकेंडरी आपने क्यों बोला? क्योंकि सेंट्रल ब्राइट तो ये है, तो फर्स्ट ये क्या होगा? सेकेंडरी ब्राइट होगा। और फिर उसके बाद आपको ऐसा और इंटेंसिटीज के लाइट मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। और बीच में आपको कहां पे? तो आप यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर कहां पर? तो लैम्डा बाय 2 के फेज डिफरेंस पे एक डार्कर एरिया होगा जिसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट डार्क। यहां पर 3 लैम्डा बाय 2 के फेज डिफरेंस पे सेकेंड डार्क बनेगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये ऐसे मिक्स हुए हुए होते हैं, ये लाइंस फ्रिंजेस ऐसे मिक्स हुए हुए होते हैं, ऐसे मिक्स हुए हुए होते हैं। ये डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं दिखता, डार्क ऐसे नहीं दिखता, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक ऐसे डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं दिखता, ये मिले हुए होते हैं, एक साथ मिले हुए होते हैं। और हम लोग द मोस्ट डार्क स्पॉट ये मिलता है, मोस्ट डार्क स्पॉट ये मिलता है, और मोस्ट ब्लैक स्पॉट ये मिलता है, इसलिए हम लोग उसे फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट। मतलब यहां से मुझे ये नजर आ रहा है कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज आएगा, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगा, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगा, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है। तो फ्रिंज ये क्या होता है सर? ये फ्रिंज वृत्त होती है, फ्रिंज की वृत्त। तो फ्रिंज की वृत्त कितनी होती है? लैम्डा डी बाय डी। फ्रिंज की वृत्त कितनी होती है बेटा? लैम्डा डी अपॉन डी। सर ये थीटा क्या है? ये थीटा है बेटा एंगुलर फ्रिंज वृत्त। तो एंगुलर फ्रिंज वृत्त कितनी होती है सर? इसको बस कैपिटल डी से डिवाइड कर दो तो ये कितना होगा? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो ये दोनों आप चीजें याद रखोगे कि फ्रिंज वृत्त क्या होती है? लैम्डा डी अपॉन डी। एंगुलर फ्रिंज वृत्त क्या होती है? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यस सर, ये समझ में आया। ये बेसिक्स है वाईडीएससी के, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, ये बेसिक्स है। जितने भी मैंने चीजें हाईलाइट किए हैं उतने फॉर्मूलेस आप याद रखिए, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अच्छे से याद रखिए, याद रखिए। अगर मैंने बोला लैम्डा पे है तो ये क्या आएगा? लैम्डा पे है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 3 लैम्डा पे नहीं, क्या बोला मैंने? लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव, 3 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव, 4 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव। लेकिन मैंने बोला लैम्डा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव, 3 लैम्डा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव, 5 लैम्डा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव, 7 लैम्डा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव एंड सो ऑन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे आपके सवाल अच्छे से सॉल्व होंगे। अगर और एक उसने एक्स्ट्रा सवाल पूछा
कि सर ये तो आप एयर में बात कर रहे हो, ये वाईडीएससी हम लोग एयर में बात कर रहे हैं, अगर मैंने इस ही को एक दूसरे मीडियम में लेके गया, वाईडीएससी को मैंने दूसरे मीडियम में परफॉर्म किया, तो क्या होगा? तो क्या होगा सर? ये ध्यान से देखना, बीटा को ध्यान से देखना, बीटा को मैं क्या लिख रहा हूं? बीटा डैश। उस मीडियम में फ्रिंज विड्थ क्या होगी? उस मीडियम में फ्रिंज विड्थ क्या होगी सर? वो बीटा बटा म्यू होगी। म्यू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ओवरऑल आप फॉर्मूला में देखोगे तो सारे जगह पे आपको म्यू से डिवीजन करनी पड़ेगी, सारे जगह पे आपको म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, सारी जगह पे सर आपको म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर भी आपको म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर भी आपको म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, और फ्रिंज वृत्त में भी म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, एंगुलर फ्रिंज वृत्त में भी म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर उसने इस सेटअप को किसी मीडियम में पटक दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, तो सारे टर्म्स में आपको म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए, ये बात आप याद रखिए। सवाल आपके गलत नहीं होंगे, सवाल आपके गलत नहीं होंगे। म्यू का टर्म में हटा देता हूं ताकि बच्चे जनरल चीजें देख सके, जनरल चीजें बच्चे देख सके, इसलिए मैं म्यू का टर्म हटा रहा हूं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर दूसरे मीडियम में हम लोगों ने बात की तो क्या होगा? यस सर, हमें वो कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से समझ में आ गया है। यस यस यस, चले आगे, चले आगे। और एक बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी डिफिकल्ट थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर आएगा तभी ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दैट इज ये वाला कॉन्सेप्ट, वाईडीएससी इन ग्लास लैब। ग्लास लैब के साथ हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वाईडीएससी वाला। तो यहां पर सपोज मैंने यहां पर कुछ ग्लास लैब लगा दिया है, मैंने यहां पर एक ग्लास लैब लगा दिया है, तो ये तो x1 जाएगा और ये कुछ x2 जाएगा। तो हम लोग पहले क्या समझ लेते हैं कि एयर में हम लोगों की वेव ऐसी ट्रैवल करी थी, एयर में हम लोगों की वेव कैसी ट्रैवल करी थी सर? ऐसी ट्रैवल करी थी। ओके ओके, तो मीडियम में आके एयर की स्पीड थोड़ी कम होगी, एयर की स्पीड थोड़ी कम होगी, इसलिए वो कुछ कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हाँ सर, आपने कहा था कि किसी म्यू मीडियम में डालने के बाद स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, इसलिए वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर मैंने बोला वो कुछ डिस्टेंस t ट्रैवल कर रहा है, तो एयर में वो निश्चित रूप से म्यू t डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सर म्यू मल्टीप्लायर कैसे आया? बेटा म्यू का मल्टीप्लायर आया क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है, एयर और मीडियम में डिफरेंस क्या है? सर म्यू का ही तो डिफरेंस है, यहां पर म्यू1 है, यहां पर कुछ म्यू है, तो अगर यहां पर स्पीड कुछ t होगी तो यहां पर म्यू t ज्यादा ही तो स्पीड होगी। स्पीड यानी देख, समझो, ध्यान से समझो, यहां पर कुछ डिस्टेंस t था, इसकी स्पीड कम हुई इस मीडियम में आके, तो ये कुछ डिस्टेंस t चला, इतना डिस्टेंस ये चला। लेकिन एयर में जाने के बाद तो बेटा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा है। हाँ सर, तो कितना ज्यादा करेगा सर? म्यू टाइम्स, तो ये कितना होगा? म्यू टी। यस सर, म्यू टी होगा। अभी यहां पे समझिए आप, ये क्या है सर? x2 है, ये क्या है? x1 है। तो यहां पर क्या होगा सर? ये t थिकनेस का ग्लास स्लैब है, तो यहां पर क्या होगा सर? ग्लास स्लैब की थिकनेस हमें माइनस करनी पड़ेगी और एयर में जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एयर में जाने के बाद t टाइम्स तो बढ़ेगा, ग्लास स्लैब में t टाइम्स, यहां पर t टाइम्स घटेगा, लेकिन यहां पर जाने के बाद क्या होगा? t टाइम्स बढ़ेगा, तो म्यू t होगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? हम लोग ऐसे लिखते हैं x2 माइनस हमने ये थिकनेस की, माइनस हमने ये थिकनेस की, प्लस ये एक्स्ट्रा चला म्यू टी। एयर में कितना चला एक्स्ट्रा? म्यू टी। तो हम लोग इसको रीअरेंज करके डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे सर? x2 माइनस x1। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस कितना आएगा सॉल्व करने के बाद? कॉमन वगैरह हम लोग लेंगे, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? ये पाथ डिफरेंस आएगा, ये पाथ डिफरेंस आपको याद रखना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी।
म्यू माइनस 1 इंटू टी का पाथ डिफरेंस आएगा। कैसे सर? बेटा ये x2 तो पहले भी था, x2 माइनस x1 तो पहले भी एयर में अपन कर रहे थे, लेकिन ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, ये वाला इफेक्टिव टर्म आएगा, ये वाला इफेक्टिव टर्म आएगा, और उसको सॉल्व करके कितना आएगा सर? इसको सॉल्व करके आएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो वही एक्स्ट्रा होगा पाथ डिफरेंस, वही एक्स्ट्रा जो इस वेव को ट्रैवल करने को मिला वो होगा पाथ डिफरेंस। यस सर। अगर मुझे निकालना है कि ये कितना शिफ्ट होगा, कितने फ्रिंजेस ये शिफ्ट होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? बेटा डेल्टा एक्स को मैं कह सकता हूं ns इंटू लैम्डा। डेल्टा एक्स को मैं कह सकता हूं ns इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ns क्या है सर? कितने वेव वो शिफ्ट हुआ। तो जितना फेज डिफरेंस होगा उतने वेव वो शिफ्ट होगा इनटू उसका वेवलेंथ। तो यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको ऐसा रिलेशन मिलेगा ns का, दैट इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट आर शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट आर शिफ्टेड, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको क्या करना है बेटा? ये आपको याद रखना है। जितना मैं स्टार मार्क कर रहा हूं ये दो आपको याद रखना है। और आप शिफ्ट तो सिंपल निकालोगे सर। शिफ्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है? बीटा, दैट इज लैम्डा डी अपॉन डी। तो उसको हम लोग नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं शिफ्ट लेके आने के लिए। हाँ सर हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, ये आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा कि ओवरऑल शिफ्ट कितने का आया है, वो आपको इस फॉर्मूले से दिखने को मिलेगा। तो जहां पर मैंने स्टार मार्क किया है उन तीन फॉर्मूलास को आप बिल्कुल याद रखिएगे। कॉन्सेप्ट मैंने बताया है लेकिन फॉर्मूलेज ये तीन बिल्कुल याद होने चाहिए। फॉर्मूलेज ये तीन बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल ये तीन फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद होने चाहिए। याद नहीं करने का रिस्क हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि अच्छा पेपर आएगा तो एक्स्ट्रा आपको लगेगा ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सर बता रहे, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल में मैंने देखा है ये थोड़ा सा लेवल अच्छे सवालों के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए ये तीन फॉर्मूलेस आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी बात एक एस स्टार आप देखना, एक एस स्टार मैं आपको बताता हूं कि ये स्लैब आपने कहां पे रखा है? सर स्लैब हमने नीचे रखा है, मतलब कहां पर शिफ्ट हुआ होगा? सर हम लोग कैसे बताएं? अगर भाई तेरा ग्लास स्लैब नीचे है तो शिफ्ट भी नीचे होगा, ग्लास स्लैब नीचे है तो शिफ्ट भी नीचे होगा, और ग्लास स्लैब ऊपर है तो शिफ्ट भी ऊपर होगा। ये आप याद रखना कि ग्लास स्लैब अगर तुमने नीचे लगाया है तो शिफ्ट भी नीचे होगा। ये शिफ्ट किधर होगा? नीचे होगा। लेकिन अगर तुमने ग्लास स्लैब ऊपर लगाया है तो शिफ्ट कहां पर होगा? ऊपर शिफ्ट होगा। अगर ये तुझे समझ में आया तो एस स्टार ओपी लिख दे कमेंट सेक्शन में। यहां पर एस स्टार ओपी लिख दे कि जहां पर नीचे ग्लास स्लैब तो नीचे शिफ्ट होगा, ऊपर ग्लास स्लैब तो ऊपर शिफ्ट होगा। मतलब एमसीक्यू भी उसने बना दिया कि नीचे में हमने ग्लास स्लैब लगाया तो कहां पर शिफ्ट होगा? नीचे शिफ्ट होगा। ऊपर हमने ग्लास स्लैब लगाया, कहां पर शिफ्ट होगा? ऊपर शिफ्ट होगा। समझ में आया? वाईडीएससी इससे बाहर नहीं आएगा, बोर्ड्स वाईडीएससी इससे बाहर नहीं पूछेगा। एक्स्ट्रा मैंने ये करा है वाईडीएससी इन ग्लास स्लैब, लेकिन अच्छे सवालों में ये आपको देखने को मिल सकता है। बेसिक वाईडीएससी का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको वाईडीएससी समझ में आ गया तो डायफ्रैक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा। वाईडीएससी समझ में आ गया तो डायफ्रैक्शन आपके लिए इजी होगा। अगर आपको वाईडीएससी यहां तक समझ में आया तो आप वाईडीएससी ओपी लिख दीजिए, वाईडीएससी कंटेंट ओपी लिख दीजिए। वाईडीएससी अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में यस। आगे बढ़ते बेटा हम लोग डायफ्रैक्शन के ऊपर। ये देखिए डायफ्रैक्शन के लिए हम लोग एक सिंगल स्लिट का यूज करते हैं। डायफ्रैक्शन मेन डेफिनेशन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प एजेस, बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प एजेस is
डायफ्रैक्शन, जनरली वेव्स इन चीजों को दिखाते हैं। तो लाइट भी एक वेव होती है, तो ये भी डायफ्रैक्शन दिखाती है। यहां पर ये लाइट आई, ये लाइट आई, ये वाली लाइट कुछ इस तरफ मुड़ गई इस पी पॉइंट पे, तो हमने यहां पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, सारे लाइट्स को इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा ताकि हम लोग इसकी स्टडी कर पाए। सारे पॉइंट्स को यहां पर कन्वर्ज कर देगा ताकि हम लोग इसकी स्टडी कर पाए। यहां पर हम लोगों ने सिंगल स्लिट यूज किया है, वहां पर YDSC में हम लोगों ने डबल स्लिट यूज किया था, यहां पर हम लोगों ने सिंगल स्लिट यूज किया है, जिसकी दूरी कितनी है, स्मॉल ए। अभी बेटा आप एग्जैक्ट कंसेप्ट देखो, यहां पर डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स आ रहा है ए साइन थीटा, और यहां पर ये क्या आ रहा है, ए वाई बाई डी। वहां पर क्या आ रहा था सर, वहां पर सिर्फ ए के जगह स्मॉल डी था, मतलब स्मॉल डी के जगह सिर्फ ए आपने रिप्लेस कर दिया है डायफ्रैक्शन में, और डेरिवेशन भी सेम वैसा ही है जैसा मैंने कराया था। हाँ सर, एस स्टार फील आप समझिए, एस स्टार फील आप समझिए, इस रिजल्ट को देखने के बाद, इस रिजल्ट को देखने के बाद आप फील समझिए कि यहां पर सेंट्रल ब्राइट कुछ ऐसा आता है, सेंट्रल ब्राइट कुछ ऐसा आता है, और ये इंटेंसिटी कम होती जाती है, ऐसी इंटेंसिटी कम होती जाती है, सेंट्रल ब्राइट बड़ा आता है, बाद में इंटेंसिटी फेड होने लग जाती है, ऐसा डायफ्रैक्शन का ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर मैं डार्क की बात करूं तो वायंथ डार्क की अगर मैंने बात की तो यहां पर n लैम्डा डी बाई डी अपॉन ए आ रहा है। सर ये तो ब्राइट के लिए आता था YDSC में, जो डायफ्रैक्शन में डार्क के लिए आ रहा है। सर ये तो ब्राइट के लिए आता था, अभी ये डार्क के लिए आ रहा है। हाँ, अभी ये डार्क के लिए आ रहा है, इसको समझ में आया, अभी ये डार्क के लिए आ रहा है। लेकिन अगर मैंने ब्राइट की बात की तो आपको बस एक याद रखना है कि यहां पर आप जीरो वैल्यू ना पुट करिए, आप जीरो वैल्यू ना पुट करें, आप सीधा n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ब्राइट दुगनी जगह ले लेता है। YDSC में सेंट्रल ब्राइट कितनी जगह ले रहा था, नॉर्मल जगह ले रहा था, लैम्डा डी अपॉन डी ले रहा था, लेकिन यहां पर वो दुगनी जगह लेता है, दुगनी फ्रिंज ब्रेथ उसकी होती है, दुगनी होती है वो, दैट इज 2 लैम्डा डी अपॉन ए, 2 लैम्डा डी अपॉन ए, दुगनी वो एरिया कवर करता है। इसलिए यहां पर आप ब्राइट के लिए n की वैल्यू 0 नहीं पुट करेंगे, आप सीधा n इज इक्वल टू 1 से, n इज इक्वल टू 2 से सीधा स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे, 0 नहीं पुट करना है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यहां पर क्या देखने को मिल रहा है सर, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये ऑड मल्टीपल्स में आ रहा है, ये ऑड मल्टीपल्स में आ रहा है, ये ऑड मल्टीपल्स में आ रहा है। मतलब सर ये तो डार्क के लिए आ रहा था, वहां पर YDSC में ये डार्क के लिए आ रहा था, अभी ये ब्राइट के लिए आ रहा है, अभी ये ब्राइट के लिए आ रहा है। अभी तुझे क्या एस स्टार फील्ड समझ में आया कि डायफ्रैक्शन YDSC का उल्टा होता है, डायफ्रैक्शन YDSC का उल्टा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, वो YDSC का उल्टा कंसेप्ट है। बस यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट दुगनी जगह ऑक्यूपाई करता है, इसलिए एक ब्राइट 0 की वैल्यू हम लोग हटा देता है, बस उतना तुझे समझना है, ये दुगना बनेगा और यहाँ पर हम लोग 0 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ये बस आपको समझना है। बाकी बीटा भी सेम आएगा, वहां पर लैम्डा डी अपॉन डी आ रहा था, यहाँ पर बस हम लोग ए से रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैंने बोला डी को उन्होंने सिर्फ ए से रिप्लेस किया है, डी को उन्होंने सिर्फ ए से रिप्लेस किया है। अगर मैं थीटा की बात करूंगा, अगर मैं थीटा की बात करता हूं, दैट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, लैम्डा अपॉन ए, वहां पर कितनी थी, लैम्डा अपॉन डी, यहां पर कितनी है, लैम्डा अपॉन ए। मतलब उन्होंने सिर्फ स्मॉल डी को ए से रिप्लेस किया है, और एक्चुअली ये YDSC के उल्टा कंसेप्ट है, ये YDSC के उल्टा कंसेप्ट है। डायफ्रैक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ YDSC। क्या ये आपको समझ में आया कि डायफ्रैक्शन YDSC का उल्टा होता है, और हम लोग फॉर्मूलेज जो वहां पे पढ़ते थे उसका बस यहाँ पर रिवर्स करना है। बस तुम्हें सेंट्रल ब्राइट की फ्रिंज विड्थ दुगनी करनी है, और आपको ब्राइट के केस में n इज इक्वल टू 0 नहीं पुट करना। ये दो चीजें बस आपको याद रखनी है, बाकी सब ये सेम है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सारा चीज सेम है। ये समझ में आया, ये समझ में आया।
डायफ्रैक्शन समझ में आया? यस सर, डायफ्रैक्शन भी समझ में आ गया है हमें। अगली एनसीईआरटी के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस आपके लिए लिख के लाया हूं मैं, दैट आर एस स्टार एनसीईआरटी लाइंस। एनसीईआरटी के कुछ अच्छे लाइंस मैंने लिए हैं, इसको आप अच्छे से समझिए। ये लाइन आप पढ़िए, साइंटिस्ट एक अच्छे फिजिसिस्ट ने ये लाइन कही है, दैट इज रिचर्ड फेमैन। क्या उन्होंने लाइन कही है? नो वन हैज एवर बीन एबल टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन satisfactorily. It is just a question of usage and there is no specific or importance physical difference. There is no specific physical difference between the two, but roughly speaking it is that कि अगर हम लोग ओनली फ्यू सोर्सेज यूज करते हैं तो वो इंटरफेरेंस कहलाता है, रिजल्ट उसका इंटरफेरेंस कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग लार्जर नंबर ऑफ सोर्सेज यूज करते हैं तो रिजल्ट डायफ्रैक्शन कहलाता है। डायफ्रैक्शन कहलाता है। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में इतना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जब भी हम लोग कम सोर्सेज लेते हैं, फ्यू सोर्सेज लेते हैं, तभी इंटरफेरेंस होता है। जब भी हम लोग ज्यादा सोर्सेज लेते हैं तभी डिफ्रैक्शन होता है। ये बात समझ में आई? क्या ये लाइन आपको समझ में आई? ये लाइन समझ में आना इंपॉर्टेंट है। यस। सेकेंड लाइन देखिए, एनसीईआरटी की सेकेंड लाइन देखिए, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट कहती है। कैसे सर? अगर एक जगह पे लाइट एनर्जी कम हो रही है तो दूसरे एरिया में लाइट एनर्जी बढ़ती है। जैसे हमने देखा, अगर एक जगह पे डार्क फ्रिंज आ रहा है तो दूसरे जगह पे ब्राइट फ्रिंज आएगा। अगर एक जगह पे इंटेंसिटी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो वहां पर डार्क फ्रिंज बन रहा है। अगर दूसरे जगह पे एनर्जी बढ़ रही है तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज हो रहा है, मतलब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर इज नो गेन और नो लॉस ऑफ एनर्जी and which is consistent with the principle of conservation of energy। ये सही करता है, the principle of conservation of energy को ये फॉलो कर रहा है, ये कंसिस्टेंट है, ये फॉलो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अगर ऐसे लाइन से बोर्ड सवाल बनाना स्टार्ट कर देगा तो सिर्फ वो बच्चे जो एनसीईआरटी को समझते हैं, जो बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं, उनका ही यहां पर मार्क्स आने के चांसेस है। इसलिए ये दो लाइंस मुझे लगा कि काफी इंपॉर्टेंट, बेहतरीन लाइंस है ये, इसलिए मैंने ये आपको दो लाइंस बताए। अगर आपको ये लाइंस समझ में आए लाइंस, देखा आपने एनसीईआरटी पे कहां पे ये लाइंस, मार्क कर दीजिए उसको, इंपॉर्टेंट है, अच्छे लाइंस है। यस। अभी अगला टॉपिक पोलराइजेशन है। जल्दी से आप लोग कमेंट करोगे सर पोलराइजेशन तो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस का मुझे मालूम है 2025 में भी सवाल नहीं आया पोलराइजेशन के ऊपर, 24 में भी नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी में उसने कुछ दिया है। नए एनसीईआरटी से हटा दिया भी होगा या कुछ होगा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिनको ये पूरी गारंटी है कि ये सिलेबस में नहीं है, वो इस 5-10 मिनट स्किप कर सकते। जब भी मैं पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा वो स्किप कर सकते लेक्चर को। और जिन्हें पढ़ना है, जो दूसरे बोर्ड वाले हैं, जिन्हें पढ़ना है कि भाई पोलराइजेशन हमारे लिए है सर आप पढ़ा दीजिए, तो उनको मैं पोलराइजेशन पढ़ा देता हूं। पोलराइजेशन में हम लोग किसकी बात करते हैं? पोलराइजेशन प्रूव्ड ही हुआ ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। किससे प्रूव हुआ? प्रूव्ड बाय ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। राइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट प्रूव करता है पोलराइजेशन को। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट प्रूव करता है पोलराइजेशन को। ये आप लोग याद रखेंगे पहला पॉइंट। यहां पे एक सोर्स से अनपोलराइज्ड लाइट आई, मतलब चारों डायरेक्शंस में ये लाइट फैली हुई है, रैंडमली ये लाइट फैली हुई है।
रैंडमली ये लाइट फैली हुई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, हम लोगों ने यहां पर क्या लगा दिया, हम लोगों ने यहां पर लगा दिया पोलराइजर। यहां पर हम लोगों ने क्या लगा दिया बेटा, हम लोगों ने लगा दिया पोलराइजर। पोलराइजर क्या करेगा, सिर्फ इस लाइन के लाइट का कंपोनेंट रखेगा, सिर्फ इस लाइन को वो रखेगा, सिर्फ ये वाले लाइन को रखेगा। मतलब यहां पे रैंडमली आ रहा था, रैंडमली लाइट आ रही थी, पोलराइजेशन लगा दिया तो शांत बच्चे की तरह ऐसे आ गए, पोलराइज्ड लाइट हो गई, एक डायरेक्शन में लाइट आ रही है, पोलराइज्ड लाइट। अगर यहां पर इंटेंसिटी कुछ I0 थी तो यहां पर वो इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी। यहां पर इंटेंसिटी वो I0 थी तो वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, I0/2। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने दूसरा पोलराइजर लगाया है जिसकी एक्सिस इस वाले के कुछ एंगल पे, इसकी एक्सिस किधर है सर, इधर इसकी बीच में एक्सिस है, इस वाले की एक्सिस क्या हो गई, एक एंगल पे इस वाले की एक्सिस हो गई, क्या हो गई बेटा, एक एंगल पे इस वाले की एक्सिस हो गई, एक एंगल पे इस वाले की एक्सिस हो गई, जो एंगल बना रहा है थीटा, जो एंगल बना रहा है थीटा, जो एंगल बना रहा है थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे, इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे, इस एंगल का हम लोग कॉस कंपोनेंट लेंगे, इस एंगल का हम लोग कॉस कंपोनेंट लेंगे, जो हमें यूजफुल होगा, जो हमें इंटेंसिटी देगा। तो यहां पर सॉल्व करके क्या आएगा, ये I0/2 cos स्क्वायर थीटा, इसको आप लोग याद रख सकते हो। इसको जनरली कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग I डैश कहते हैं। ये सपोज I था, ये सपोज I था, मैंने I0 माना, इसको जनरली वो I डैश कह देते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है, I डैश cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपको इंटेंसिटी देखने को मिलती है, इसको ही हम लोग मालूस लॉ कहते हैं, इसको ही हम लोग मालूस लॉ कहते हैं। इतना सिर्फ आप देख लो क्या फॉर्मूला लगाया है, क्या कंसेप्ट है, उतना बस आप देख लो। बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है, बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। मालूस लॉ का ये बस फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। I डैश, यहाँ की जो इंटेंसिटी है I डैश का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, I डैश का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में हुई, I0 था, I0/2 हुआ, थीटा एंगल पे बेंड है तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मालूस लॉ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मालूस लॉ। पोलराइजेशन किससे प्रूव होता है सर, ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट से। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट से ही आप पोलराइजेशन को प्रूव कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल या मैकेनिकल वेव मान के आप प्रूव नहीं कर सकते, लॉन्गिट्यूडनल या मैकेनिकल वेव मान के आप प्रूव नहीं कर सकते। समझ में आया, यस सर। तो ये था बेटा अपना वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर। थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छे से आपने वेव ऑप्टिक्स में मेरा साथ निभाया। वेव ऑप्टिक्स आपको समझ में आया, कमेंट में लिख देना वेव ऑप्टिक्स डन, वेव ऑप्टिक्स क्रिस्टल क्लियर। कमेंट्स पढ़ूंगा आपके। बोर्ड का समय बेटा, बोर्ड का पेपर नजदीक है, फिजिक्स का पेपर नजदीक है। आप हेल्दी रहिए, मोटिवेटेड रहिए, काम रहिए, जितना आपने किया है उस पर भरोसा रखिए, थियोरी अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और काम रहिए, और खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने पढ़ा है इतने अच्छे से तो जरूर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये था मेरे तरफ से वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कौन से टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा मजा आया वो भी बताना। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे धमाकेदार माइंड मैप के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।